नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल विशेष सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग ज्ञान बिंदु का जो ये मेन दरोगा मेंस का जो 1799 पोस्ट के जो दरोगा का सेट दरोगा का जो वैकेंसी आया है उसका आज हम लोग मेंस का ज्ञान बिंदु का पहला सेट देखेंगे, जो कि 31 जनवरी को हुआ था। फिर ऐसे करके दूसरा टेस्ट इस तरीके से देखते चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा गलत है ये जानना है। तो जानिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो हाँ जी, ये होता है। देखिए, एक फॉर्मूला यहाँ पर बताते हैं। बर्कडन का फॉर्मूला होता है। बर्कडन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा का मतलब होता है कि ये कह रहा है कि कार्य का मेजरमेंट करिएगा तो बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये बल हो गया और ये विस्थापन हो गया, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। कह रहा है कार्य एक सदिश राशि है। तो ये कथन दोनों दोस्तों गलत है। क्यों नहीं? कार्य की सदिश राशि है। इसमें एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। जहां भी आपको व या ब दिखे तो हाँ समझ जाइएगा कि सदिश राशि है। तो क्या इस कार्य में ये दोनों अक्षर दिखाई दिया? नहीं, तो इसलिए सदिश राशि नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। कहता है कि अगर ये थीटा जो है 0 डिग्री हो जाए तो क्या वर्क डन निगेटिव होगा? तो ये भी गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। और जब 1 होगा तो इस केस में बर्डन का वैल्यू मैक्सिमम होगा ना कि मिनिमम, माने अधिकतम होगा ना कि मिनिमम। यानी 2 और 3 दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन हिसाब से फर्स्ट का सी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 60 डिग्री एफ को के में बदलें। 60 डिग्री एफ को अगर के में बदलिएगा, मैंने फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलिएगा, तो फार्मूला आपको एक मैं जनरल फार्मूला बता देता हूँ कि C/5 एफ माइनस 32 और बाई 9 इक्वल टू K-273 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर एफ और के को लेने कह रहा है, यानी एफ और ये के को लेने कह रहा है, इन दोनों को। तो एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू K-273 अपॉन 5। यहाँ एफ का वैल्यू पुट कर दीजिए 60 और उसके बाद यहाँ से के का वैल्यू निकाल लीजिए। और जब के का वैल्यू निकालिएगा तो ऑप्शन 288.5 केल्विन होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, इसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझना है जल्दी जल्दी। देखिए, जब कुछ कहे ना तो इसका सिंबल होता है इस तरीके से। जब सभी कहे माने इस तरीके का सिंबल हुआ, मतलब ये कार हुआ और ये क्या हो गया? बस हो गया। ठीक है। और अगर सभी कहे तो सभी वाला जो होगा माने बस, पहले इसका सर्किल बनाइएगा और ट्रक इसके ऊपर में माने अलग से बनाइएगा, तो ये हो गया सभी का मतलब। और ये फिर कुछ कहा बस जहाज, तो ये बस हो गया और ये जहाज हो गया। माने इस तरीके से कुछ का जहां रहे ये सिंबल होगा, और जहां ऑल का मतलब सभी का सिंबल हो तो ये होगा। और ऑल वाला में सबसे पहला जो होगा वो पहिल का सर्किल होगा, छोटका सर्किल, और बाद वाला जो होगा बड़का सर्किल। तो आप ये दोनों को बढ़िया से याद रखिएगा। अब देखिए, जो अभी ट्रिक बताए हैं उसी के अनुसार कुछ कार बस है, तो हम बता दिए कि कुछ का ये सिंबल होता है। तो एक होगा कार और कुछ होगा और एक होगा बस। फिर कहता है सभी बस ट्रक है, तो ये बस हो गया। तो देखिए, मैंने सभी वाला ये वाला सिंबल बनाया था, इसी को लोग ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे। तो बात तो एक ही है ना, असल में एक ही है। तो हम भी इसको ऐसे ही बनाएंगे, मतलब ये ऐसे करके ऐसे बनाया गया है। ठीक है। ये तो कह रहा है सभी बस क्या है? ट्रक है। तो ये सभी बस था, अब क्या हो गया? ट्रक हो गया। अब कह रहा है कुछ बस जहाज है, तो बस ये देखिए यहाँ पे है, और जहाज इधर से ऐसे बनेगा, जहाज। ठीक है, इसका भी बन जाएगा। कहता है कुछ जहाज कार है, तो देखिए जहाज का सर्किल ये है, कार का सर्किल ये है, दोनों में कहीं नहीं मिलता है, यानी ये पॉइंट गलत है। सभी ट्रक कार है, सभी ट्रक, ये देखिए पूरा ट्रक है, मतलब ट्रक और कार के बीच में ये रिलेशन है। और ये कह रहा है कि निष्कर्ष में कि ऐसे होगा, ऐसे। तो ये कह रहा है कि होना चाहिए, और ये है असल में, यानी ये भी पॉइंट गलत है। तो इस तरीके से देखा जाए तीसरा नंबर में तो दोनों ही कथन क्या है? गलत है। ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो। अब देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन से कथन सत्य हैं ये बताने कह रहा है। तो चलिए पहला ये वाला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। चौथा नंबर का देखिए,
पहला कह रहा है कानून का शासन का अर्थ क्या है। तो कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो ये पॉइंट सही है कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें। तो ये भी सही बात है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ होगा कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की। तो हाँ, ये बात भी सही है कि ऑफिशियली अगर किसी ने मांग की संविधान सभा के गठन करने की, तो संविधान सभा के गठन करने की, तब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। तो इस हिसाब से ये सभी कथन क्या है, सत्य हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन वन और एक इसका कारण। तो देखिए सबसे पहले बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था। तो ये बात सही है कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था। तो ये सही है। लेकिन अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य का मूल इकाई माना गया है। तो ये पॉइंट गलत है। तो इस हिसाब से देखिएगा कि ए सही है और आर गलत है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो आंसर सी। अब मिलान करने कह रहा है, तो चलिए छठा में हम लोग मिलान करते हैं। खुसरो समिति, खुसरो समिति जो होगा कृषि साख से मिलान होगा। महाजन समिति क्या होगा, चीनी उद्योग से। ऐसे भी याद रखिए कि हम लोग चीनी ज्यादा खाते हैं। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार क्षेत्र से, बीमा सुधार क्षेत्र में। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह, तो जो रंपा विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 1922-24 में। रंपा विद्रोह 1922-24 में। खांसी विद्रोह कब हुआ, तो खांसी विद्रोह हुआ है 1829-33 में। 1829 से 33 के बीच में खांसी विद्रोह हुआ। पाबना विद्रोह कब हुआ, तो पाबना विद्रोह जो हुआ है वो हुआ है 1873 से 76 में। पाबना विद्रोह 1873 से 76 में। अहोम विद्रोह हुआ है 1828 से 33 में। अहोम विद्रोह हुआ है 1828 से 33 में। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब देखिए 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। एक तरफ है स्थानीय पवन, दूसरा तरफ है उसके प्रभाव क्षेत्र या देश। तो इस 9 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या बनाना है। ये कह रहा है, सॉरी 8 नंबर में, कि हबूब, हबूब जो है, और इसमें ये भी पूछ रहा है कि कुछ सही सुमेलित कर, माने सही कुट कौन सा है। तो इसका जो सही हो जाएगा, हबूब मध्य एशिया का नहीं है, ग्रीक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया का ये सही है, और बोरा इटली का है, ये भी सही है। तो हबूब मध्य एशिया का नहीं, बल्कि उत्तरी सूडान में होने वाली गर्म पवन है, प्रवाहित होने वाली गर्म पवन है। हबूब कहाँ का है, तो उत्तरी सूडान में है, उत्तरी सूडान का बहने वाली गर्म हवा है। ठीक है, और बोरा तो जान ही गए कि इटली का है। तो देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करें। माने एक ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर। तो कहता है सभी भुजाएं बराबर का मतलब ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू 13 इक्वल टू 39 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी होगा। लेकिन ऐसे भी जोड़ लीजिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो ये 13, तो ये भी 13, ये भी 13, अब तीनों को जोड़ देना है। 13 दूनी 26, 13 39, ऐसे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताइए। तो सत्य कथन कौन सा है, ये देखते हैं। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सत्य है दोस्तों, क्योंकि एक संतुलित जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होता है। तो ये बात सही है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। तो ये भी बात सही है कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है, सही है। अगला प्रश्न, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, तो वो कहलाती है
आइसोटोप क्या कहलाती है? आइसोटोप कहलाती है। अब 12 नंबर में के प्रश्न में देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो जरा देखिए और बनाइए। इसमें देखिए क्या करने हैं, इसमें पैटर्न खोजना है। कैसे कि हमें एक इधर एंड है और इधर में क्या है, इधर में हमें क्या खोजना है जो बताइए, और इधर फिर एक आर डब्ल्यू एक्स है और इधर में क्या होना चाहिए ये बताने का रहा। तो देखिए पहला को देखिएगा, तो अगर मान के चलिए कि एक्स क्यू बी डालते हैं, तो एक्स ए में कितना का डिफरेंस है? +3 का, माने एक्स बाई जेड, और उसके बाद मतलब तीसरा नंबर पे ए मिलेगा। और क्यू एन में देखिएगा, तो क्यू एन में देखिएगा तो -3, और बी डी में देखिएगा तो +2। क्या इसमें भी चेक करिए कि ये आता है ऐसा? तो देखिए आर में अगर +3 को जोड़िएगा तो डब्लू आएगा, डब्लू में अगर 3 हटाइएगा तो आ जाएगा टी आ जाएगा, और एक्स में अगर 2 जोड़िएगा तो जेड आ जाएगा। हमने बाई और अथी एक्स के बाद बाई एक हो गया और दूसरे नंबर पे जेड आ गया। तो इस हिसाब से देखिएगा तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। निम्न में से किसका संबंध धर्मपाल से है? तो धर्मपाल से संबंध जो है वो हो जाएगा विक्रमशिला और विद्यालय और सोमपुर महाविद्यालय, ये धर्मपाल से संबंधित है, लेकिन उदंतपुरी नहीं संबंधित है। ठीक ना? उदंतपुरी जो है एक मठ का निर्माण करवाया था। उदंतपुरी किसने निर्माण करवाया था? तो गोपाल ने निर्माण करवाया था। ठीक है, गोपाल ने। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा? देखिए एक आकृति दिया गया है, तो इसको कैसे करिएगा, जब इसको बनाइएगा तो समझिएगा। तो ये वाला आकृति पूरा करेगा। ठीक है, कौन सा आकृति पूरा करेगा? ये वाला आकृति पूरा करेगा, क्योंकि ये जो जाके जाएगा और इसमें जब मिलाइएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला आकृति पूरा कर दिया। 15 नंबर का देखिए, कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों का आगमन का क्रम क्या है? तो ये जो क्रम होने वाला है वो है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन। आप ये वाला क्रम याद रखिएगा, PDEDF, माने पीडीएफ आप पढ़े होंगे, PDF पढ़े होंगे, वही है। पुर्तगाल, डच, इंग्लिश माने जिसको अंग्रेज कहते हैं, और डेनिश, और ये फ्रांस। ठीक है, ये वाला याद करिएगा तो हो जाएगा। 16 नंबर का देखिएगा, 16 नंबर का कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील वाला तो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। आई थिंक कि आप लोग सब जानते भी होंगे। तो बताइए चिल्का झील कहाँ है? महानदी के डेल्टा के दक्षिण में, महानदी के डेल्टा के दक्षिण में। 17 नंबर में हम लोग बढ़ेंगे, तो 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर युग्मों पर विचार करें और विचार करके कौन सा सही सुमेलित है आप लोग को ये बताने कह रहा है। तो देखिए इसमें कितने उपरोक्त में दिए गए में कितने सही हैं ये बताइए। तो इसमें से टोटल आपको युग में जो 3 देख रहे हैं ना, ओडोंटोलॉजी आंख का अध्ययन, यही वाला क्या है? सही है, बाकी सब गलत है। तो राइनोलॉजी ये वाला गलत दिया है। तो राइनोलॉजी किस लिए होता है? तो नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन होता है। नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन कौन करता है? राइनोलॉजी। क्रेनियोलॉजी का में क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? तो खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। क्रेनियोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन, और एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन का अध्ययन किया जाता है। एंडियोक्रोनोलॉजी में हार्मोन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो एंडोक्रोनियोलॉजी में हार्मोन का अध्ययन किया जाता है, यही पॉइंट सही है दोस्तों। बाकी राइनोलॉजी में हमने बता दिया नाक और घ्राण, किसका किसका अध्ययन किया जाता है? नाक और घ्राण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो नाक और घ्राण का अध्ययन राइनोलॉजी में। क्रेनियोलॉजी में इसमें खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। किसका? खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन का, और ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आंख का नहीं बल्कि दांत का अध्ययन किया जाता है, यानी एक ही पॉइंट इसमें क्या है? सही है। ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 था। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एडीएच का जो पूरा नाम होगा ये तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन राष्ट्रपति अनुच्छेद 120 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करते हैं, और विचार करने के बाद आप लोग को इसमें से असत्य कथन माने गलत कथन चुनने कह रहा है। तो देखिए चुन लेते हैं हम लोग गलत कथन। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है, जब ऐसी ही सिचुएशन में नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? आप फिर खुद सोचिए। दूसरा, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है।
दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान का अध्यादेश भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्या ये सही है? हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है ना, 1935 से ही तो लिया गया है। लेकिन ये गलत हो गया, और ये अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी करता है जब केवल एक सदन सत्र में हो, ना हो। तो ये भी पॉइंट क्या है, गलत है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 नंबर पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, मैंने गलत कथन को चुनने का रहा था, तो 1 और 3 हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है। तो देखिए और बताइए कि कौन सा का आचरण करता है। इसमें देखिएगा तो पता चलेगा कि 3 5 कैसे आया, तो 2 जोड़िएगा तो 5 आ गया। 5 से 10 कैसे आया, तो 2 गुना करिएगा तो 10 आ जाएगा। 10 से 12 कैसे आएगा, 2 जोड़ दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो देखिए ये 3 से 5 कैसे बना, जब 2 जोड़ दिए। 5 से 10 कैसे बना, जब 2 से गुना कर दिए। 10 से 12 कैसे बना होगा, तो जो 2 जोड़ दिए। इसमें देखिए 8 से 10 कैसे बना, 2 जोड़ दिए। 10 से 20 कैसे बना, 2 गुना कर दिए। 20 से 22 कैसे बना, 2 जोड़। अब यही पैटर्न आपको ऑप्शन में ढूंढना है। कैसे ढूंढिए, इसमें देखिए 4 से 6 कैसे बना, 2 जोड़ दिए। 6 से 12 कैसे बना, 2 गुना कर दिए। 12 से कैसे बना 24, 2 गुना कर दिए। क्या ये पैटर्न था कि पहले 2 जोड़ना है, फिर 2 गुना करना है और फिर 2 जोड़ना है? नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें देखिए 6 से 10 कैसे बना, 4 जोड़ने पे। ये भी नहीं पैटर्न फॉलो कर रहा, ये भी खत्म। यहाँ देखिए 2 जोड़ दिए, यहाँ 2 गुना कर दिए और 2 जोड़ दिए, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तब वो होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का अपना डीएनए होता है। तो ये देखिए अस्थि का नाम है एक तरफ और दूसरा अस्थियों की अवस्थिति से सही मिलान करने का नाम। तो देखिए अस्थि का जो नाम हो गया वो फीमर, तो वो फीमर कहाँ की अस्थि है, तो ये सबसे लंबी अस्थि होती है। ठीक है। फीमर क्या है, तो सबसे लंबी अस्थि। फिबुला, फिबुला क्या है, तो टखनों की अस्थियां हैं। फिबुला क्या है, कहाँ की अस्थियां हैं, तो टखनों की अस्थियां, अस्थियां हैं। कार्पलस, कार्पलस जो है कलाई की अस्थियां हैं, कलाई की अस्थियां हैं। मेटाकार्पलस हथेली की अस्थियां हैं, मेटाकार्पलस हथेली की अस्थियां हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। अगला 23 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करने के बाद आप लोग को सही कथन कौन है जो बताने कह रहा है। तो देखते हैं सही कथन कौन है। यह गीत जो वंदे मातरम है, यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। तो ये बात भी सही है। यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन्हें 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाना गाया गया था। ये भी सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाना गाया गया था। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरबिंदो ने किया था। ये भी सही है कि इस गीत का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरबिंदो ने किया था। इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया, जो कि गलत है। मूल रूप से संस्कृत और बंगाली भाषाओं का मिश्रण से लिखा गया था। कैसा कैसा, तो संस्कृत था और बंगाली भाषा के मिश्रण से लिखा गया था। यानी 1 2 3 सही है और चौथा नंबर क्या है, गलत है। अब देखिए 24 नंबर का प्रश्न, 24 नंबर जो कह रहा है मैथ का प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। 39,250 अंकित मूल वाली एक वस्तु को 1% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद इतना रुपया में बेचा जाता है, 32,499 में बेचा जाता है। एक्स का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको जब भी ऐसा रहेगा ना, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, इस सीपी लिख दीजिएगा, यहाँ मार्क प्राइस लिख दीजिएगा और ये एसपी लिख दीजिएगा। सीपी का वैल्यू देखिए नहीं दिया हुआ है, मार्क प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है 39,250 रुपया, और एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 32,499 रुपया। देखिए जब भी सीपी से एमपी पर दिया जाता है, तब यहाँ पे भी मतलब बढ़ा के दिया जाएगा। जब भी दिया जाएगा तो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के मार्क प्राइस किया जाता है, जिसको अंकित मूल्य कहते हैं। और मार्क प्राइस से एसपी जब भी कुछ दिया जाएगा तो डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट दिया जाएगा, ये याद रखिएगा खाली। सीपी से जब एमपी होगा, मैंने जितना में आप खरीदे थे, तो बेचने के लिए कितना में मार्केट में लगाइएगा,
तो उसको बढ़ा के दीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस बता दिया है कि 39,250 रुपया उस पर वस्तु पर कीमत टैग लगा दिया। अब कहता है बेचा है 32,499 रुपया में। और इस केस में जो डिस्काउंट दिया है दो प्रकार का, एक डिस्काउंट दिया है 1% का और दूसरा डिस्काउंट दिया है 10% का, और इन दोनों को ही क्रमिक छूट दिया है। उसके बाद जो बेचा गया इतना में, तो यही x का परसेंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो मार्क प्राइस कितना है जी, 39,250, ठीक है, गुना, क्या गुना, गुना करिएगा तो ये पहला डिस्काउंट, तो 100 माइनस एक्स में अगर x% और डिवाइड बाई 100, ठीक है। और दूसरा दूसरा 90/100, क्यों, क्योंकि दूसरा 10% का छूट दिया है, तो 100 में से 10 घटाइएगा तो 90 बचेगा, 90/100। वही मैंने मेथड यहाँ पे भी लगाया है कि 100 माइनस एक्स और डिवाइड बाई 100, यही रूल्स है। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आएगा कितना, 32,499, कौन वाला, ये वाला जिसपे बेचा गया है, इतना ही सेलिंग प्राइस पे। तो जब इसमें से देखिए एगो अननोन है कौन, एक्स, तो जब एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा आप लोग को 8। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और 8 इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न, पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज उत्तर आसा अंतरिप कब पहुंचा। तो वो पहुंचा है 1488 में। कब पहुंचा, 1488 में। 26 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन असत्य है ये बताइए। देखिए बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ ताल कांवड़ झील में है, तो हाँ जी है, बिल्कुल है, सही है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ताल झील कहाँ है, तो बेगूसराय में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि उड़ीसा में है, तो क्या ये बात सही है, नहीं, ये उड़ीसा में नहीं बल्कि राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है, तो ये गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। बिहार में नवीनतम आर्द्र भूमि गोकुल जलाशय बक्सर में है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में, तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है। तो इस प्रकार से असत्य पूछे तो असत्य केवल 3 हो जाएगा, माने बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो पूछिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, जो बताइए। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन कौन है ये आप लोग को बताने कह रहा है। तो देखिए सत्य कथन कौन है 28 नंबर में। आर्य समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में बंबई में की गई, बिल्कुल गलत, क्योंकि 1875 में किया गया था आर्य समाज की स्थापना, और दयानंद सरस्वती ने किया था कहाँ पे, बंबई में। तो याद रख लीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती। इन्होंने गो रक्षा समिति की स्थापना की, तो ये भी बात सही है क्या कि गो रक्षा समिति की स्थापना किन्होंने किया, तो दयानंद सरस्वती ने किया, ठीक है। अच्छा अब अगला पॉइंट, यानी ये बी ऑप्शन सही है, यही पूछा था। दयानंद सरस्वती ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत है, वेदांत कॉलेज की स्थापना नहीं किया था इन्होंने। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि होगा 29 का। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है, तब वो बनी है शार्ली बोचवे, ठीक है, अफ्रीकी महिला पहली थी जो बनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर में, ये भी देखिए रीजनिंग का है या फिर जो भी कह लीजिए, इसमें त्रिभुज को गिनने के लिए बताया गया है कि बताइए गिन के कितना होगा। तो देखिएगा, आप इसमें से खुद भी कर सकते हैं कि कितना त्रिभुज है। जैसे कि एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, तो ये हो गया, फिर एक वो हो गया 2 3, फिर ये वाला देख रहे हैं 4, ठीक है, 4 हो गया, तो 4 को तो यही हो गया, फिर 5 6, फिर 7 8 9 10 11, फिर एक 12 13, फिर फिर कौन सा हो गया, ये 14, फिर ये 15, तो 15 तक तो मैंने ही काउंट कर दिया। इस प्रकार से मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि कौन होगा। तो ये टोटल इसमें 28 त्रिभुज हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ये किसका इकाई होगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है, ठीक है। अब 32 नंबर का प्रश्न देख लीजिए।
निम्नलिखित में से गति का दूसरा नियम, दूसरा समीकरण कौन सा है? तो दूसरा समीकरण होगा a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला ये समीकरण हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? राज्य का एक आवश्यक तत्व कौन नहीं है? तो राजनीतिक दल ये आवश्यक तत्व नहीं है। बाकी भूभाग का होना आवश्यक है, जनसंख्या का होना आवश्यक है, सरकार का होना भी आवश्यक है। और चौथा है समप्रभुता का भी होना आवश्यक है। किसका? समप्रभुता का होना आवश्यक है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तब वो कहा जाता है क्या कहा जाता है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को? शिवालिक हिमालय। भारत की संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, जरा ये भी हमको बता दीजिए। 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन सा थोड़ा नाम जान लीजिए। एक भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में का है। एक पहला हो गया भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का, इसी का पुराना नाम सादीर हुआ करता था, सादीर। और एक कथक जो कि उत्तर प्रदेश में है, कथक कैली जो कि महाभारत और रामायण से जुड़ा हुआ है और पुरुषों द्वारा ये डांस किया जाता है, केरल का है। कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का, मोहिनीअट्टम केरल का। तो केरल का दो गो याद रखना है, कथकली और मोहिनीअट्टम। मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का। एक हो गया सत्रिया जो कि कहाँ का है? असम का। एक होता है छऊ जो कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में डांस किया जाता है। 36 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। तो देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल ह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो ये रट लीजिए कि जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा उसमें से अगर मूल ह्रास को घटा दीजिएगा तो राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्य ह्रास को घटा दीजिएगा तो राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाएगा। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है जो किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है। तो दोनों ही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। हम लोग बढ़ेंगे 37 नंबर की तरफ। अब देखिए 37 नंबर में कह रहा है कि ये जो चिन्ह है इसके जगह पे क्या आएगा। तो देखिए 602 में अगर -2 घटाइएगा तो 600 आएगा। और 600 में और 696 में 690 घटाइएगा तो -6 घटाइएगा तो 690 आएगा। और फिर 682 में क्या घटाइएगा? तो इधर देखिए -2 -6 यानी ये -10 घटाना होगा। कितना घटाना होगा? -10। क्योंकि देखिए यही 4 का गैप चल रहा है ना। तो जैसे -10 घटाइएगा तो ऑप्शन 672 आ जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कालाजार कवक के कारण होता है। कवक के कारण कालाजार होता है। अब बताना है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 812 है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सा है? तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? आप खुद सोचिए। कह रहा है दो संख्या है, ठीक है, और दो, और वो भी क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे कि अगर कोई वैल्यू नंबर 5 हुआ तो उसका अगला वैल्यू 6, ये क्रमागत कहलाता है। तो मान लीजिए कि क्रमागत नंबर जो दो होगा वो एक्स होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक एक्स प्लस वन हो जाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों में बताइए कि कौन सा बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या एक्स प्लस वन होगा, है ना। ये दो नंबर होगा। अब ये दो नंबर कौन है? तो एक्स निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल अगर 812 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सा होगा। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि गुणनफल है। कितना लाना है? 812। तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और इक्वल टू 812। ठीक है, 12। इस तक देखिए ये लाना है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से जो अभी इक्वेशन में बना रहे हैं इसको बना के आप कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अदरवाइज आप क्या करिए कि ये जो एक्स का ये जो वैल्यू दिया है ना इसी को पुटअप कर दीजिए और देखिए कि किसका वैल्यू 812 आता है। कैसे? इसे देखिए, एक्स इंटू एक्स प्लस वन हो गया। एक्स के जगह पे पहले मान के चलिए हम लोग रखते हैं 29 को। कितना को रखते हैं हम लोग? 29 को रखते हैं। तो एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा? 30। क्या 29 और 30 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा? 812। तो देख लेते हैं। 3 नंबर 27 के साथ बाकी हाथ में 2 और 3 2 6 2 8, ये 870 आ रहा है। ये तो आ नहीं रहा है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग
कि ये और ध्यान रखिएगा, ये बड़ा नंबर चाहिए इसको, बड़ा नंबर जानते भी हैं x+1 है। हम लोग अब क्या करते हैं कि ये वाला 29 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो अब हम लोग इसी के आसपास लेकिन होगा 29-30 यही आसपास होगा, तो 29-30 के आसपास 42 तो होगा नहीं, और ये भी देखिए बहुत छोटा है, एक बच गया है 27। तो हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू 27 रखते हैं, 27 इंटू 27 प्लस 1 28 होगा ना। तो 8 7 15 के 5 बाकी हाथ में एक, सॉरी मतलब गुना करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा गुना करने पर। एक सेकंड मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, एक मिनट रुकिए। सही है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत करता हूँ। देखिए कह रहा है कि एक छोटा संख्या x हो गया, बड़ा संख्या x+1 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू माने इन दोनों को गुना करिएगा तो क्या आना चाहिए, 812 आना चाहिए। ऑप्शन से छाटते हैं, देखिए 29, और ये बड़ा संख्या पूछ रहा है तो बड़ा संख्या का मतलब क्या हो गया 29, ये वाला जो संख्या बड़ा था जो कि होगा 29 होना चाहिए। अगर x+1 इक्वल टू 29 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा 28 होगा, यानी ये 28 होना चाहिए और ये 29 होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों को गुना करिएगा तो आ जाएगा 800 बड़ा, यानी ऑप्शन ए। बाकी कोई भी ऑप्शन देख लीजिए नहीं होगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, तब वो दिया है कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने दिया। अब देखेंगे हम लोग 41 नंबर का प्रश्न रीजनिंग का है। 41 नंबर में क्या कह रहा है कि इसमें वैसे ही अगर जे जे एम कैसे बना होगा, जब आप +3 को जोड़े होंगे तब माने जे के एल एम माने के एल एम हुआ ना, जे के बाद के एल एम आया, ए के बाद डी कैसे बना होगा, तो बी और सी और डी माने इसमें भी 3 को जोड़े होंगे, और बाई से तो जेड ए बी इसमें भी 3 को जोड़े होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से माने +3 को ऐड करिएगा तो ऐसा ऑप्शन सी में ही मिलेगा कि यू में +3 को जोड़िएगा एक्स आएगा, माने वी डब्ल्यू एक्स। पी से ए एस कैसे आया होगा, तो क्यू आर एस, 3 हुआ ना क्यू आर एस। फिर सी से एफ कैसे आया होगा, तो डी ई एफ तब आया होगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सुमेलित करने का रहा तो देखिए एक तरफ विद्युत चुंबकीय तरंग है, दूसरी तरफ उसका खोज करता है। तो 42 नंबर में देखिए क्या क्या हो जाएगा आंसर। पराबैंगनी किरण जो होगा रीटर ने खोजा था। पराबैंगनी किरण को किसने खोजा था, रीटर ने। अवरक्त किरण को किसने खोजा था, हर्सेल ने। अवरक्त विकिरण को किसने खोजा, हर्सेल ने। लघु रेडियो तरंग को किसने खोजा, तब वो खोजा है हेनरिक हर्ट्ज ने। लघु रेडियो तरंग को किसने खोजा, हेनरिक हर्ट्ज ने। दीर्घ रेडियो तरंग को कौन खोजा, मार्कोनी ने। दीर्घ रेडियो तरंग को कौन खोजा, मार्कोनी ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, तो पता चला कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। और 44 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी, तब वो थी नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो नागरिक अधिकार आंदोलन। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, तो वो कम हो गई थी कितनी, तो वो हो गई थी 7000 किलोमीटर। कितनी कम हो गई, 7000 किलोमीटर। अब 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनका कैलकुलेशन करना है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 256 का वर्गमूल में क्या होगा 16, और इसका भी हो जाएगा 16, 16 ही हो जाएगा, ठीक है 16। लेकिन ये 16 कैसे होगा, नीचे में फिर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 16/100, और फिर -4 ये 21 हो जाएगा, यानी 2.1 होगा। फिर ये दोनों जब कैलकुलेशन करिएगा तो जो आंसर आ जाएगा 14.06, ठीक है। सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है, ठीक है, होना अनिवार्य। हाँ तो देखिए कह रहा है कि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं अनिवार्य है, लिखित संविधान होना अनिवार्य नहीं। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनको आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों के अनुसार रख सकते हैं। हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी डी, ये गलत है और सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद सही कथन कौन है ये पहचानिए और बताने का है। तो देखिए 48 में क्या हो जाएगा आंसर, 48 में हो जाएगा कि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो ये बात सही है। कंबोज जनपद श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात था, तो ये पॉइंट क्या है, गलत है, ये श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात नहीं था।
ये श्रेष्ठ हाथियों के लिए नहीं बल्कि श्रेष्ठ घोड़ों के लिए व्याख्यात है, यानी केवल एक ही सही है। 49 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। तो कोशिका में जो कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, लेकिन भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का अपकारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए और विचार करने के बाद कौन सही नहीं है ये आप लोग को क्या करना है, बताना है। तो देखिए, पहला, विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं, तो ये बात सही है कि विटामिन क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। तो ये तो कथन गलत है, अकार्बनिक यौगिक नहीं बल्कि कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन एक अकार्बनिक यौगिक होता है, ये गलत है। दूसरा, विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। हाँ, पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी से। के का रासायनिक नाम साइबोकोबालामिन होता है, नहीं, फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनेन, यानी कि पहला और तीसरा गलत, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है, तब वो कौन हो जाएगा दोस्तों, तब वो हो जाएगा आप लोग को ओकुन का नियम। किसका नियम, ओकुन का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है, आप लोग को इसको बारे में बताना है। तो देखिए, हंटर आयोग शिक्षा में सुधार, ये सम्मिलित है। अस्ट्रेची आयोग विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जांच के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये अकाल से बचाव और प्रतिरक्षण के लिए था। अस्ट्रेची आयोग किस लिए था, अकाल के लिए। तो मीन क्रीप किसके लिए है, मीन क्रीप आयोग, तो वो सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए था, ठीक है। और ली आयोग किसके लिए था, तो ली लोकसभा आयोग के गठन के लिए, ली लोकसभा आयोग के गठन के लिए। तो अभी देखेंगे हम लोग 53 नंबर में कह रहा है कि 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 81 विद्यार्थी मतलब टोटल कितना विद्यार्थी है, 81 में सभी उत्तर की ओर बैठे हुए हैं और उसमें सीमा दाहिने छोर से 12वें स्थान पर, तो दाहिने छोर से इधर हो गया, कितने स्थान पे, 12वें स्थान पे बनी हुई है। कौन बैठी हुई है, तो सीमा बैठी हुई है। फिर कह रहा है कि यदि मंजू सीमा के बाईं ओर से, सीमा ये बैठी हुई है, तो सीमा के बाईं ओर से 9वें स्थान पे है, मतलब इधर से जाइएगा तो इधर पे मंजू बैठी हुई है। ये सीमा से कितने स्थान पे है, तो 9वें स्थान पे है। तो पूछता है पंक्ति में बाएं छोर से मंजू का स्थान, माने यहां से पूछ रहा है। तो देखिए 12 तक तो यही हो गया और इधर हो गया 9, टोटल हो गया 21 स्थान इधर से, और टोटल है टोटल कितना है 81। तो 21 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये बच गया जाएगा 60। तो ये इधर से जो इधर पूरा बच गया 9 के बाद जहां मंजू बैठी हुआ है, इधर से इतना पूरा जो बैठा हुआ है 60 बच्चा बैठा हुआ है। तो पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से मंजू कितने पे, तो 60 तो हो गया और खुद मंजू 68 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे बैठी हुई है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग 62 का देख लेते हैं इसमें प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया, तो वो बन गया है हंगरी। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि पूछ रहा है, ज्ञात करने ज्ञात करें जिसे पूरी तरह एक आयत के अंदर खींचा जा सकता है, और आयत का डायमेंशन चौड़ाई दिया हुआ है 126, लंबाई दिया हुआ है 226। तो हमें इसका अगर निकालेंगे तब हो जाएगा, यानी 2 पाई r वृत्त की परिधि होता है, 2 गुना 22/7 और गुना गुना कितना आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 126 ले लीजिए आर का वैल्यू, और 126/2 लेना है, कितना लेना है 2, क्योंकि आधा ही ना लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे खींचिएगा तो ये आधा ना, ये यहाँ पे सर्किल बनाइएगा ऐसे, तो ये यहाँ से ना बनेगा, लंबाई वाला से लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो 126/2 लेना है आपको, और इसको कैलकुलेट करिएगा तो 396 आएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके राज दरबार में रहते थे, तो लक्ष्मण सेन। किनके दरबार में, लक्ष्मण सेन के। 57, रावत भाटा राजस्थान में, सही है। कुंडन कुलम कर्नाटक में नहीं तमिलनाडु में है, तो ये इस तरीके से सही हो जाएगा। कैगा कर्नाटक में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताने कह रहा है। तो देखिए कौन सा कथन सही है 58 नंबर में, तो ये जो कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाएं जो कि आर्टिकल संख्या 312 के तहत होता है। आईएएस आईपीएस का गठन, ये आईएफएस का गठन, 3 गो आईएएस आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, आईएफएस
का गठन, ये फॉरेन नहीं फॉरेस्ट वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है आपको ये बताना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, ये सही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के तपन कुमार डेका। प्रवर्तन निदेशालय के परवीन सूद नहीं बल्कि राहुल नवीन है। कौन है? राहुल नवीन है। अच्छा, और विशेष सुरक्षा समूह के एसपीजी, विशेष सुरक्षा सचिव के कौन है? एसपीजी के आलोक शर्मा। भारतीय नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसमें देखिए कि बगलिहाट बांध चेनाब नदी पर बनाया गया, बिल्कुल सही। मैथन बांध मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। और पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही। असत्य पूछ रहा है तो असत्य केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 नंबर हो गया। 61 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और विचार करने के बाद 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, बिल्कुल सही। महलवारी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो नहीं बल्कि हॉल्ट मैकेंजी थे। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे, और इसलिए ये गलत हो गया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था, तो ये भी बात क्या है? सही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1 और 3 सही हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 62 नंबर का देखिए कि कॉकेसस पर्वत के संबंध में असत कथन का चयन करिए। तो कॉकेसस पर्वत यह एशिया और अफ्रीका को अलग करता है? नहीं, ये एशिया व यूरोप को ये कथन असत कथन चुनने का रहा है ना, तो असत कथन में हो जाएगा यही वाला कि यह एशिया और अफ्रीका को अलग नहीं करता है। अब इसको सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस है, तो ये बात बिल्कुल सही है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी सही है। और यूरोप की दूसरी अगर ऊंचा पूछे तो माउंट ब्लॉक बताइएगा, माउंट ब्लॉक बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है? तब वो है अनुच्छेद 282। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है? अनुच्छेद 282। अब देखिए 64 नंबर मैथ का प्रश्न है, इस 64 नंबर को कैसे बनाइएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 45-19 में देखिए कह रहा है कि 45-19 में सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल जो होगा, मतलब कुछ भी जोड़िएगा तो उसका जोड़ जो होगा 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए वो कैसे होगा। 30 को ना आप 2 खंड में तोड़ दीजिए, 3 गुना 10 में, ठीक है, तो 30 हो गया। माने अगर जो संख्या 3 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए तो ऑटोमेटिक 30 से कटेगा, हमें ऐसा ढूंढना है। और 10 के लिए तो आप जानते हैं कि 10 का क्या होगा काटने का नियम, लास्ट में जीरो होना चाहिए, तो हम इसको जीरो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 3 का नियम क्या है? इस सब को जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो जाना चाहिए, तो जोड़िए 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9, इसको कितने से डिवाइड करना है? 3 से। इसी में एक कोई ऐसा ही संख्या जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, इसी में जोड़िएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए 9 1 10 5 15 4 19, माने x प्लस 19/3। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ x कितना वैल्यू रखें जो 3 से तो कटे हैं और साथ साथ 10 से भी कटे। अगर देखिए 3 से सिर्फ काटना होता तो 2 जोड़ देते तो 21 आ जाता, 21 3 से कट जाता है। लेकिन क्या 10 से कटता है? नहीं। तो यहाँ पर एक पहला नंबर जो होगा वो होगा 11। 11 प्लस 19 कितना हो गया? 30। अगर 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, आंसर ही हो जाएगा 11। निम्न में से कश्मीर पर शासन करने वाला राजवंशों को आरोही क्रम में सजाएं। तो कश्मीर पर शासन करने वाले राज्यों को आरोही क्रम में सजाइएगा तो क्या होगा। सबसे पहले जो हुआ था कारकोट, कारकोट, कारकोट वंश के बाद आता है नंबर उत्पल और फिर लाहौर। माने सबसे पहले कारकोट वंश, कारकोट वंश, कारकोट वंश और फिर उत्पल वंश, उत्पल वंश और फिर लोहार वंश, लोहार वंश। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3। 66 नंबर का देखिएगा तो ये कह रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है मैथ का, कि सेक स्क्वायर बीटा माइनस सोवन माइनस कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस सोवन, इसको कैसे बनाइएगा। तो देखिए ये वाला तो फॉर्मूला इसको मैंने हल करने का रहा, तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है फॉर्मूला? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाला तो फॉर्मूला ही होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। एक्चुअली कॉट स्क्वायर थीटा नहीं, कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये वाला बीटा, ये हो गया। अब देखिए सेक का, तो अब कुल मिला के ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया कि सेक स्क्वायर बीटा और माइनस 1 बटा कॉट स्क्वायर बीटा हो गया।
ठीक है। और 1 - बटा cot² बीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, sec² बीटा और माइनस tan² बीटा, और sec² बीटा और माइनस tan² बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है O1। ठीक है, O1 ये फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला पढ़ना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कौन सा है? तो पहला, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, तो ये बात सही है, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया सही है। एक अम्ल का तनुकरण, ये भी सही है, एक अम्ल का तनुकरण, ये भी सही है, लेकिन जल का बाष्पीकरण गलत है, कपूर का उधर्वा पतन भी गलत है। जिस पर विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तब वो कहलाते हैं संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। ठीक है, कौन सा विलयन कहलाते हैं? संतृप्त विलयन। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं सितार से। पंडित रविशंकर किससे जुड़े हुए हैं? सितार से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है, सदस्यों में से एक को। निम्नलिखित में से किसको किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तब वो कहा जाता है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है। दो संख्या है जिसका गुणनफल 2880 है। फिर कह रहा है जो पहली संख्या है ना, दूसरी संख्या की 5 गुनी है, माने जो पहली संख्या है जो दूसरी संख्या होगा उसकी 5 गुनी है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, योग पूछ रहा है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? तो यहाँ पर देखिए इसको डेसिम अथी से बना लीजिए, क्या बोलते हैं कि पहला संख्या क्या हो गया, पहला संख्या मान लीजिए कि ए ही है, तो दूसरा संख्या क्या हो गया 5 इंटू बी। 5 मतलब पहला संख्या अगर बी है तो दूसरा संख्या जो कि ए है 5 इंटू बी हो जाएगा, और यही दोनों का गुणनफल 2880 है, यानी बी गुना 5 गुना बी इक्वल टू 2880, इतने ना, यानी 5 b² इक्वल टू 2880। इसको जब काटिएगा तो आएगा 5 पचे 25, 3 5 सत्ते 35, 576 आएगा b² इक्वल टू, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो b इक्वल टू 24, तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 24 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके 24 पचे 20 से। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 120 और 24 कितना होगा 144। तो आंसर क्या हो गया 144, यानी डी ऑप्शन। 73 नंबर का देखिएगा, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से की। तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ही थे जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। सी राजा गोपालचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की। तो ये भी बात सही है कि राजगोपालाचारी ने तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक की यात्रा की। टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। और लास्ट कह रहा है कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया। नहीं, यरवदा जेल से जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, गांधी जी ने किया। गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने क्या किया था, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन्स। विशिष्ट ऊष्माधारता के बारे में, विशिष्ट ऊष्माधारता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा गलत है। 74 नंबर कह रहा है कि खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारता उच्च होती है। नहीं, यही तो चुनना था, यही आंसर हो जाएगा। उच्च नहीं होता है बल्कि निम्न होता है। ठीक है, बाकी ये सब पॉइंट सही है कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारता याद रख लीजिए 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारता कितना हो जाएगा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। जल की विशिष्ट ऊष्माधारता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो जल के, ये वाला तो ऑप्शन का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 75 नंबर में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद उपयुक्त में से नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। माने किसको किसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है ये आप लोग को बताने का रहा है। तो सत्रिया, मणिपुरी, छाऊ, मोहिनीअट्टम ये सबको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो इसमें से बताना है आप लोग को कि कौन से भारतीयों को प्राप्त है और कौन से विदेशियों को। तो देखियो एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ ना, भारतीय किसको किसको प्राप्त है वो याद कर लीजिए, बाकी मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16 लगातार है, फिर 19, 29, 29, 30 ये लगातार है और 15, 16 ये नहीं लगातार, 15, 16 बीच में गैप 19, फिर गैप बहुत सारा 29, 30। तो ये भारतीयों को प्राप्त है, बाकी सारा चीज जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। एक जिले की जनसंख्या इतना है जिसमें इतना पुरुष है, जनसंख्या का 14% साक्षर है, माने इसका 14% क्या है, लिटरेट है, माने साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है और इसमें से पुरुष इतना है, अगर बोल रहा है कि 14% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। इसको कैसे बनाइएगा, तो कुल साक्षरों की संख्या अगर निकालने जाए साक्षर की जनसंख्या, तो इसका 14% निकालिएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 49,140। ठीक है, फिर कह रहा है पुरुष साक्षरों की संख्या कितना है, पुरुष साक्षर की संख्या, तो देखिए पुरुष साक्षर संख्या इतना और गुना पुरुष कितना है, तो 14% पुरुष है। तो इसको जब निकालिएगा तो ये वैल्यू आएगा 22,960। फिर महिला साक्षरों को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, महिला साक्षर तो इतना और माइनस इतना, माने ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट को घटाइएगा तो आ जाएगा महिला साक्षर 26,180। ठीक है, और इसी में कह रहा है कि पूरा 1,87,000, 1,87,000 कौन सा जो बच गया, कौन वाला बच गया 1,87,000, तो ये बच गया, इन दोनों को घटाइएगा तो किसको किसको, इन दोनों को घटाइएगा तो 1,87,000 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आएगा 14%। ठीक है, जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो तरलता कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रण होगी, तरलता कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। किसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है, तो मानसून वन के नाम से किसे जाना जाता है ये आप लोग को बताना है। तो उसने कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। 80 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के को परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके से कौन विकल्प जोड़ा गया है। तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे निर्वाण स्तूप, ये गलत है क्योंकि निर्वाण का प्रतीक जो होता है पद पद चिन्ह होता है, स्तूप नहीं पद चिन्ह होता है। ठीक है, क्या याद रखिएगा, पद चिन्ह होगा। बाकी जन्म तो कमल व सांड ये सही है, ज्ञान की प्राप्ति पीपल और वृक्ष से हुआ है, गृह त्याग घोड़ा से हुआ है। कह रहा है कि पहले 170 सम संख्याओं का औसत कितना है, 170। तो देखिए सम संख्याओं का जो औसत होगा है ना वो n+1 होगा, मतलब ये 170 दिया गया है और तो 170 में एक जोड़ दिया जाएगा तो सम वाला में यही होगा 171। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने, तो असत्य कथन इसमें से बताइए कौन है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, सही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासकीय शक्ति रखता है, तो ये भी सही है। फिर कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्रावसान नहीं कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष संसद को के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, तो ये भी बात क्या है, सही है। सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है, तो इससे जो तात्पर्य है वो है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों में को ध्यान में रखकर विकास करना चाहिए। किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है, तब वो हो जाएगा स्वयं ही कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा माल्थस ने कहा था। 85 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म
कौन सा है, तो वो युग्म कौन सा है, तो वो है पोटेशियम और गोल्ड। क्या है, पोटेशियम और गोल्ड। एक जलीय विलयन X है जिसका pH 2.6 है। कितना है, 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि pH का वैल्यू 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 के ऊपर बेसिक होता है। 87 नंबर का प्रश्न देखिएगा तो पाइएगा कि 87 का आंसर जो होने वाला है कि तमिलनाडु का जो चित्रकला है वो कोल्लम है। क्या है, कोल्लम है, कोल्लम, कोल्लम है। और आंध्र प्रदेश का वो मुगुल है, मुगलू, मुगुल है, मुगलू है। और बिहार का आपको पता होगा मिथिला। और एपेन है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का एपेन। अब देखिए 88 नंबर का प्रॉब्लम क्वेश्चन, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। तो स्वराज सभा किसने अपना नाम परिवर्तित करके रख लिया, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम स्वराज सभा परिवर्तित करके रख लिया। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। तो इसका जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है आमू दरिया नदी जो है पामीर पर्वत से निकलता है। कहां से आमू दरिया नदी निकलता है, तो पामीर पर्वत से निकलता है। येलो रिवर जो निकलता है कुनलून पर्वत से निकलता है। कहां से निकलता है, कुनलून। मेकांग नदी कहां से निकलता है, तो वो तिब्बत के पठार से निकलता है। और ऑरेंज नदी ड्रैंकस ड्रैंकस बर्ग पर्वत से निकलता है। ऑरेंज नदी ड्रैंकस बर्ग पर्वत से निकलता है। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो कौन है वो एक गुणात्मक उपकरण नहीं, तो वो है चल निधि तरलता समायोजन सुविधा। बाकी सीमांत आवश्यक नैतिक प्रभाव और साख का राशनिंग ये है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 91 नंबर का एक मैथ का प्रॉब्लम आ गया है कि इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए सब में 50 है, तो इसका एक आता है कि ये जब भागा रहेगा ना तो ये हो जाएगा ऐसे कि 50 के ऊपर -13 और -15 इस तरीके से, तो यहाँ तक में। और ये जब गुना रहेगा तो जुट जाता है, तो फिर एक जोड़ दीजिए -11 को। अब एक विस्तार से लिख दीजिएगा तो 50 -13 और ये माइनस माइनस +15 और ये +-11। अब बताइए कितना हो गया, तो -11 33 13 24 और में से 15 जाएगा 9, यानी 50 के पावर जो आएगा आप लोग को आंसर जोड़िएगा तो आ जाएगा -39। कितना आ जाएगा, -39। अब कैलकुलेट करिएगा हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, तो चलिए मिलान करते हैं कि अनुच्छेद जो 110 है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है धन विधेयक से। 112 किससे संबंधित है, तो वो है वार्षिक वित्तीय विवरण से। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 114 किससे संबंधित है, तो 114 जो संबंधित है वो है विनियोग विधेयक से। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान से। अनुच्छेद 116 किससे संबंधित है, लेखा अनुदान से। सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ चक्रवात है दूसरी तरफ नामकरण करता है, मैंने कौन से चक्रवात का नाम किसने रखा था वो है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये जो फेंगल है वो सऊदी अरब ने रखा था। फेंगल नाम चक्रवात किसने रखा, सऊदी अरब ने। और कैथ्रोन किसने रखा, क्रेथॉन किसने रखा, तो वो रखा थाईलैंड ने। क्रेथॉन थाईलैंड ने। असना किसने रखा, तो पाकिस्तान ने, असना पाकिस्तान ने। और ओमान ने रेमेल रखा, ओमान ने एक चक्रवात आया जिसको नाम रेमेल ओमान ने रखा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये कह रहा है कि शेख सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है, तो वो किस सूफी सिलसिले से है, तो वो फिरदौसी सिलसिले से है। किससे है, तो फिरदौसी सिलसिले से है। अब 95 नंबर का देखिए, 95 नंबर एक भारी भरकम क्वेश्चन है जो कि देखते हैं कि एक ABCD, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है, एक समलंब है। तो पहले लीजिए बना लीजिए समलंब, ठीक है। नाम रख दीजिए ABC और D। आगे पढ़िए, BC पैरेलल है AD के। देखिए BC हुआ पैरेलल है AD के, ये भी बात सही है। और AC इक्वल टू CD है, और ये जो AC इक्वल टू CD है, AC इक्वल टू कितना है, CD, माने ये दोनों क्या है, इक्वल है। जान गए। अब कह रहा है कि एंगल ABC कितना 18 डिग्री है। फिर एंगल BAC कितना है 93 डिग्री है। तो पूछ रहा है ACD कितना होगा, ये वाला पूछ रहा है कि कितना होगा।
अब देखिए इसको बनाने के लिए अगर बनाइएगा तो आप ऐसे करिएगा कि देखिए एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 93 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो आ जाएगा 69 डिग्री। ठीक है, 69 डिग्री ए सी बी हमने निकाल दिया है। ए सी बी ये वाला तो निकाल नहीं सकते थे कि जानते हैं तीनों डिग्री का मान निकाल के ये होता है, और ये कितना आ गया 69 डिग्री आ गया। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है ए सी डी। अब सुनिए फिर बी ए डी क्या होगा, बी ए डी ये वाला एंगल, बड़ा वाला बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल कितना होगा ये बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 162 डिग्री। इसी तरीके से कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आ जाएगा 42 डिग्री। अब थोड़ा आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि इस पे बताना थोड़ा संभव है नहीं। अब देखिए इसमें है, एक तरफ गलित लवण है, दूसरा तरफ उसका उपयोग है। तो FeSO4 7H2O का उपयोग जो होगा वो होगा मनोहर लवण बनाने में। इसका मोहर लवण बनाना है, मोहर लवण FeSO4 7H2O मोहर लवण बनाने में। Na2CO3 10H2O ये कांच के निर्माण में होता है, कांच के निर्माण में Na2CO3 10H2O कांच के निर्माण में। CuSO4 5H2O जो होता है कवकनाशी के निर्माण में, कवकनाशी के निर्माण में। ZnSO4 और 7H2O ये होता है कपड़ा उद्योग के निर्माण में, कपड़ा उद्योग के निर्माण में। और BaCl2 2H2O होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से बकराकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, तब वो है चनहुद्रो। तो वो कौन है, चनहुद्रो। कौन हो गया, चनहुद्रो। अगला प्रश्न 98, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार धाम में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है, तो वो है रामेश्वरम में शिव को समर्पित है। और जो बद्रीनाथ वाला है ना वो भगवान विष्णु के समर्पित है। और द्वारका वाला भी विष्णु यानी कृष्ण को समर्पित है। और पुरी में जगन्नाथ विष्णु को समर्पित है। तो एक ही मात्र है जो रामेश्वरम जहाँ शिव को समर्पित है। HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया भाग लिया, बाकी सन्याल रामप्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी ने भाग लिया। देखिए उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन है युग्म ये आप लोग को बताने कह रहा है। तो देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है। साइकस का उपनाम सागोपाम है, ये सही है। नीलहरित शैवाल का उपनाम साइनोबैक्टीरिया है, ये भी सही है। लेकिन टेरिडोफाइटा का नाम जीवाश्म होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि ये बीज रहित पौधा कहा जाता है। इसको इसको क्या कहा जाता है, बीज रहित पौधा कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ज्ञान बिंदु का पहला सेट का 100 प्रश्न खत्म हो गया। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन और इसका क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 को चुन खोजें, पीसीएस सॉल्यूशन 360 पे, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे जाके क्लिक करके चले जाइएगा और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में यानी टेस्ट 2 में, और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।